नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों और जीवन यापन की कीमतों के संकट की वजह से ईरान की राजधानी तेहरान में 9वें दिन भी लोगों द्वारा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में लोगों के हताहत होने पर गहरा दुख प्रकट किया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने गुरुवार को बताया कि कंपनी ने जामनगर गुजरात स्थित अपनी सिर्फ एक्सपोर्ट एससीजी के लिए रिफाइनरी में रूसी कच्चे तेल की खरीद और प्रोसेसिंग पूरी तरीके से रोक दी है। ये कदम यूरोपीय संघ द्वारा रूस की ऊर्जा आय से जुड़े कड़े प्रतिबंधों के बाद उठाया गया। रिलायंस ने साफ किया कि 20 नवंबर से SIZ यूनिट में रूसी तेल नहीं लाया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे में भी कैसे रनवे को देख पा रहे हैं पायलट, ये बड़ी समस्या बनी हुई है। CATII को जरा समझने के लिए दिल्ली NCR में घने कोहरे के बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को अलर्ट किया। जो उड़ानें CATII के मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं, उनके टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में कई फ्लाइटों के लेट होने या रद्द होने की संभावना जताई गई है। अल मायदीन के दक्षिणी लेबनान स्थित संवाददाता के अनुसार हमला अल घजिये के औद्योगिक जोन में हुआ, जहां एक 3 मंजिला इमारत में कई दुकानें और कारोबार प्रतिष्ठान चल रहे थे। हवाई हमले के बाद पूरी इमारत पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई। धमाके की वजह से आसपास के सिनिक इलाके की दुकानें और इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू समुदाय को बड़ा निशाना बनाया गया है। गायर नरसिंधी जिले में किराना दुकान चलाने वाले एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। ये बीते 18 दिनों में हिंदू समुदाय से जुड़ी छठी हत्या बताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सुरक्षा के कारण उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को ये बात पूरी तरीके से पता है। साथ ही ट्रंप के सबसे करीबी और उनके प्रशासन के सबसे प्रभावशाली सहयोगी स्टीफन मिलर की पत्नी ने शनिवार की देर रात एक्स पर ग्रीनलैंड को लेकर एक पोस्ट किया, जिस पर डेनमार्क ने गहरी और बड़ी आपत्ति जताई है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार को घने कोहरे ने हवाई यातायात को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया। लगातार बनी कम दृश्यता के कारण आने और जाने वाली कई उड़ानों में देरी और बदलाव देखने को मिले। एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा और कई लोगों की यात्रा योजना ही बिगड़ गई। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को न्यायाधिकरण सुधार, युक्तिकरण और सेवा शर्त अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला पूरी तरीके से सुरक्षित रख लिया। इस कानून में फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण सहित कुछ अपीलीय न्यायाधिकार को समाप्त किया गया है और विभिन्न न्यायाधिकरणों के न्यायिक और अन्य सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल से संबंधित विभिन्न शर्तों में बड़े संशोधन भी किए गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका को टैरिफ में 600 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रकम प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों पर लगाए गए शुल्कों के कारण अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में और आर्थिक रूप से कहीं अधिक मजबूत है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि हम टैरिफ में जल्द ही 600 अरब डॉलर से अधिक धन प्राप्त करेंगे, लेकिन फेक न्यूज़ मीडिया इस बारे में बात करने से इनकार कर देता है क्योंकि वे हमारे देश से नफरत करते हैं, उनका अनादर करते हैं और आगामी टैरिफ फैसले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से ये एक है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिगेज ने सोमवार को औपचारिक रूप से देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में बड़ी शपथ ली। ये शपथ ऐसे समय में हुई है जब अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलसन मादुरो अमेरिका में ड्रग तस्करी के आरोप में न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुए हैं। नासा का पहला स्पेस वॉक आयोजित होगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री माइक फ्रिक और जेना कार्डमैन स्पेस स्टेशन के क्रेस्ट एयरलॉक के बाहर निकलेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य 2A पावर चैनल तैयार करना है ताकि भविष्य में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रोल आउट सोलिड एरे IROSA को लगाया जा सके, जिससे स्टेशन को अधिक बिजली मिल सके। इसके सुरक्षित डी ऑर्बिट के लिए भी सहायता मिले। ये जेना का पहला स्पेस वॉक होगा, जबकि माइक का ये 10वां स्पेस वॉक होगा, जिससे वह नासा के इतिहास में सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।
दूसरा स्पेस वॉक 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा, जिसमें कैमरा पोर्ट 3 पर हाई डेफिनेशन कैमरा बदला जाएगा और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण स्थापित किए जाएंगे। नासा बाद में इस मिशन के बारे में और भी बड़ी जानकारी देगा। शुक्रवार को जिला जेल से भारी सुरक्षा के बीच पूर्व आईपीएस अमित ठाकुर को सीजीएम कोर्ट में लाया गया। जिला कारागार में आज से ही अमिताभ ने अनशन भी शुरू कर दिया। देवरिया के जिला कारागार में निरुद्ध पूर्व आईपीएस अमित ठाकुर ने शुक्रवार से अनशन शुरू किया। उनका अनशन प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी से जुड़े सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न कराए जाने के विरोध में है। शुक्रवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सीजीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका पर बड़ी सुनवाई हुई। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने ऊपर लगाए गए कथित वीआईपी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। दुष्यंत कुमार गौतम की ओर से अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया कि अंकिता भंडारी प्रकरण में उनका नाम बिना किसी जांच सबूत या न्याय अधिकार के आधार पर घसीटा जा रहा है, जबकि उत्तराखंड पुलिस और एसआईटी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस मामले में किसी भी वीआईपी की कोई भूमिका ही नहीं है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान मामदानी ने युद्ध की कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। मामदानी ने कहा कि यह कदम संघीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन है। इससे न्यूयॉर्क में रहने वाले हजारों वेनेजुएलाई पर असर पड़ सकता है। एक्स पर एक पोस्ट में मामदानी ने लिखा कि अमेरिकी सेना की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी मिली। साथ ही उन्हें न्यूयॉर्क शहर में संघीय हिरासत में रखने का प्लान है। एक संप्रभु राष्ट्र पर एक तरफा हमला युद्ध की कार्रवाई है और संघीय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का बड़ा उल्लंघन भी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अब तक 113 टाइफाइड के मामले सामने आए। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के कड़े और बड़े निर्देश भी दे डाले। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को अहमदाबाद में चांसलर मर्ज का स्वागत करेंगे। दोनों नेता भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिसने पिछले 25 वर्ष पूरे किए हैं। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास, रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार, अनुसंधान, हरित और सतत विकास तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एमपीसीए के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया शिवपुरी दौरे के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए। अचानक ब्रेक लगने के कारण उनके सीने में बड़ी और गंभीर चोटें आईं। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े भ्रामक खबरों पर मानहानि की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनके चरित्र हनन का प्रयास करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौतम ने चुनौती दी कि यदि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य सत्य साबित हुआ तो वे राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने शासन को जांच के लिए पत्र भी लिखा है। बिहार के सभी 38 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की डिजिटल और प्रिंट कॉपी दी गई। हर जिले के आंकड़े जारी किए गए हैं। प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर, बेटे ने पिता, बहन और भांजी को मारने की घटना, बड़ी घटना सामने आई। आपको बताते चले, प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का बड़ा बेटा ही निकला, जिसने पिता, बहन और भांजी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की और फिर शव को कुएं में फेंक दिया। हत्या की वजह करीब 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बनी, जो पिता ने छोटे बेटे के नाम पर कर दी थी। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।